गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम हाइड्रोक्सी एसिड कर रहे हैं, जिसके पार्ट नंबर 11 को हमने कंप्लीट कर लिया। आज पार्ट नंबर 12 की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर हम हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय हमल जिसकी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे, इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो गई थी, कुछ बाकी है जिसको भी कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर HI 3 नंबर रिएक्शन आती है HI के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोक्सी एसिड CH2COOH और जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्सी एसिड HI के साथ हाइड्रोक्सी एसिड, इसकी हम HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करवाने पर ये CH3COOH में चेंज हो जाता है और एक H2O और I2 के रूप में बाहर निकलता है। और क्या बनता है, एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है भाई, एसिटिक एसिड। यानी कि जब भी हम हाइड्रोक्सी एसिड चाहे कोई से ही प्रकार का लें और HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। अब देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोक्सी एसिड की, और लास्ट रिएक्शन ही मानो आप 4 नंबर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें हम, हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव, हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव, यानी कि हाइड्रोक्सी अम्लों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के हाइड्रोक्सी अम्ल लेंगे, RCH और COOH और यहाँ पे OH आ जाएगा। इधर एक और फिर हाइड्रोक्सी अम्ल ले लें और O और H और COOH। गरम करें, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो एक H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और पीछे वाले को ऐड कर देंगे RCHCO। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे O बच गया और ये OC के साथ ऐड हो जाएगा। इधर O बच गया, ये CH और R, इसको बोला जाएगा लैक्टाइड्स। और प्लस में 2H2O बाहर निकल गया। ये अल्फा कार्बन था, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या लिया था, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो कहने का मतलब है ताप के प्रभाव में पहला आता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। गरम करने पर किसका निर्माण करता है, लैक्टाइड्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लैक्टाइड्स का निर्माण करता है। तो हाइड्रोक्सी एसिड पर ताप का प्रभाव अलग अलग जो हाइड्रोक्सी एसिड होता है उस पर अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड 4 नंबर रिएक्शन है, जिसमें 3-4 रिएक्शन आती है। पहला हमने हाइड्रोक्सी एसिड लिया जो किसका निर्माण करता है, लैक्टाइड्स का। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड गरम करेंगे, क्या बन जाएगा, लैक्टाइड, और 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसके अंदर ही 2 नंबर रिएक्शन है,
बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गरम करने पर ये अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड में बदल जाती है। ठीक है, इसको करके देखिए। RCH और CH2COOH, अब OH यहाँ जुड़ा होगा क्यों अल्फा कार्बन और ये बीटा है, तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। गरम करेंगे, गरम करने पर ये OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा बाहर H2O के रूप में। पीछे क्या बच गया, RCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड हो गया ना, असंतृप्त अम्ल। तो जब हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को लेकर के अगर इसको गर्म करते हैं तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। अब तीसरा, गामा व डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल को गरम किया जाए तो ये लैक्टोन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ले CH2 और COOH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है O और H, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, और गामा के साथ क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। अब इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से H2 और OH H2O के रूप में बाहर निकल जाए और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो RCH CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों आपस में एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा गामा ब्यूटेरो लैक्टोन। क्या बन जाएगा, गामा ब्यूटेरो लैक्टोन। तो हाइड्रोक्सी एसिड पर ताप का प्रभाव है, ये रिएक्शन जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अगर पेपर में इस हाइड्रोक्सी एसिड से आई तो यही रिएक्शन आएंगे। डेल्टा भी क्या करता है, लैक्टोन का निर्माण करता है। डेल्टा को बना के देखें, ये OH CH2 COH और C डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। फिर हम यहाँ से H गरम करेंगे, इसको भी गरम किया था तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, इसको गरम करेंगे तो CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे। गामा ब्यूटेरोलैक्टन ये किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा वेलेरो लैक्टोन। गरम करेंगे तो, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा।
क्या हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये था हाइड्रोक्सी एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय एसिड जिसके अंदर एक ही OH समूह था, एक कार्बोक्सिलिक समूह था, जिसके बनाने की विधियाँ की, उसके हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बढ़िया रिएक्शन हाइड्रोक्सी एसिड पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हाइड्रोक्सी एसिड गरम करेंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से लैक्टाइड्स। जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं वो गर्म करने पर किस में चेंज हो जाते हैं, लैक्टाइड्स में। फिर दूसरी बात आती है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर गर्म करते हैं तो एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, ठीक है, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगी। अल्फा बीटा संतृप्त एसिड प्राप्त हो जाएगा। फिर गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्ल को गरम किया जाए तो H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये तो गामा ब्यूटेरोलैक्टोन में चेंज हो जाएगा, वो डेल्टा वेलेरोलैक्टोन में। अब देखिए ऐसे भी तो आप पूछ सकता है अगला बंदा कि आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से, या फिर ऐसे पूछ सकता है हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय एसिड से लैक्टोन का निर्माण कीजिए, पूछ सकता है, और हम कर सकते हैं लैक्टोन का निर्माण। तो सभी को समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा हाइड्रोक्सी एक क्षारकीय एसिड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। हाइड्रोक्सी के अंदर, हाइड्रोक्सी अम्ल के अंदर दूसरा हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह तो 2 होंगे, लेकिन OH समूह एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। इस आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनो हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। एक बार पहले बता चुकी हूँ आपको, सक्सिनिक अम्ल जिसको मैलिक एसिड भी कहा जा सकता है साधारण नाम, और जिसके अंदर CHOH और COOH और CH2COOH ऐसे शुरू किया जाता है, और ये होता है मैलिक एसिड, ये होता है मैलिक एसिड। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल, या इसको बोला जाता है टार्टरिक एसिड, जिसमें CHOH और COOH और CHCOOH और OH। तो मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड जिसके अंदर OH तो एक ही होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह 2 होंगे, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल बोला जाएगा। डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड जिसको टार्टरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें 2 ही तो OH होंगे, 2 ही कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। पहले हम इसको शुरुआत करेंगे मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, जिसको मैं सीधा ही मैलिक एसिड के नाम से शो करूँगी, तो आप समझ जाना कि हम मोनोहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड कर रहे हैं, और जो क्या होता है मैलिक एसिड होता है,
अब मैलिक एसिड की शुरुआत करेंगे हम। तो हाइड्रोक्सी अम्ल के अंदर 2 नंबर हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल, और हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल के अंदर पहला आता है मैलिक एसिड। क्या आता है? मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल के बनाने की विधि की बात करेंगे हम। बनाने की विधि, और मैलिक एसिड के बनाने की विधि के अंदर फर्स्ट मेथड आता है मैलिक एसिड का जल अपघटन करवाया जाए एसिड की प्रेजेंस में, तब हमें मैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो मैलिक एसिड का जल अपघटन करने पर मैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल में फ़र्क होता है। मैलिक अम्ल का जल अपघटन करवाने पर तो मैलिक एसिड CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH, ये क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तन्नो H2SO4 की प्रेजेंस में। तन्नो H2SO4 की प्रेजेंस में अगर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो इस एक हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH, और दूसरे के साथ हाइड्रोजन, ये COH और ये COH जैसे वैसे आएगा। एक हाइड्रोक्सी एसिड और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो हाइड्रोक्सी द्विक्षारकीय अम्ल, और मोनो हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड जिसको बुलाता है मैलिक एसिड। क्या बुला जाता है? मैलिक एसिड। तो किसका निर्माण हो गया? मैलिक एसिड का। किससे किया हमने? मैलिक नाइट्राइट, मैलिक अम्ल का जल अपघटन करवा करके हमने क्या किया? मैलिक एसिड का निर्माण कर दिया। अब देखिए, प्रयोगशाला के अंदर मैलिक एसिड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड के साथ ब्रोमोसक्सिनिक एसिड को गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर वो मैलिक एसिड में बदल जाता है। तो दूसरा ब्रोमोसक्सिनिक अम्ल से दूसरा मेथड, जिसके अंदर हम सबसे पहले सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं और उसको वाटर में घोलते हैं। ठीक है, वाटर में घोलने पर ये क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड होता है। वाटर में घोलने पर ये AgOH में चेंज हो जाता है, जिसको बोला जाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है भाई? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब इस सिल्वर ऑक्साइड को BrCH, COOH और CH2 और COH, ये होता है ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड के साथ इस AgOH की रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ OH आ जाएगा, ये GBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो OH जुड़ गया इसके साथ CH, COOH और CH2COOH। अब देखिए, ये क्या बन गया? मैलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? मैलिक एसिड। किससे बना दिया हमने?
ब्रोमोसक्सिनिक एसिड से हमने किसका निर्माण कर दिया, मैलिक एसिड का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैलिक एसिड जो होता है, अगर इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री की नज़र से देखा जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की नज़र से अगर देखते हैं तो ये कार्बन, इसके ऊपर COH और यहाँ पे H और यहाँ OH और ये CH2 COOH, ये कार्बन असममित कार्बन माना जाएगा, असममित कार्बन होता है या किरेल कार्बन कह सकते हैं। जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती हैं, इसको ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, किसी भी भाग से ये कटता नहीं है, इसीलिए ये कौन सा है, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। और एसिमेट्रिकल कंपाउंड जो होता है वो हमेशा ही प्रकाशीय समावेता शो करता है। एक कंपाउंड दो प्रकार का हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है और सिमेट्रिकल हो सकता है। एसिमेट्रिकल जो होता है वो किरेल होता है और सिमेट्रिकल होता है वो एकिरेल होता है। तो ये कंपाउंड कभी भी प्रकाशीय समावेता शो नहीं करते, ये कंपाउंड प्रकाशीय समावेता शो करते हैं। प्रकाशीय समावेता शो करने के लिए कंपाउंड का एसिमेट्रिकल होना जरूरी है। जो एसिमेट्रिकल होगा वो किरेल भी होगा, जो किरेल है वो एसिमेट्रिकल भी होगा। इसीलिए जो मैलिक एसिड है इसके अंदर जो कार्बन है वो असममित कार्बन के रूप में पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है, प्रकाशीय समावेता शो कर सकता है। प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है, प्रकाशीय समावेता शो कर सकता है, इसीलिए इसको दो प्रकार से समावेवी के रूप में शो कर सकते हैं। आपने पिछले साल स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, उसके अंदर हमने चर्चा भी की थी कि ज्यामितीय समावेता क्या होती है, प्रकाशीय समावेता क्या होती है। तो ज्यामितीय समावेता के लिए तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो भिन्न प्रकार के होने चाहिए। और प्रकाशीय समावेता के लिए सबसे पहली बात कंपाउंड का एसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। एसिमेट्रिकल होगा, उसको ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, किसी भी भाग से काटो, वो कंपाउंड कभी भी दो भागों में विभाजित नहीं होता, तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिकल होता है। और एसिमेट्रिकल कंपाउंड हमेशा ही किरेल होता है और हमेशा ही प्रकाशीय समावेता शो करता है और प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है और कुछ समावेवी बनाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कार्बन, इसके ऊपर COH और ये H और ये OH और यहाँ CH2 COOH, और दूसरा रूप अगर इसका बनाएं, ये तो D रूप हो गया, मान लो दूसरा रूप बनाएं तो इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही किरेल कार्बन में तो ये दो समावेवी बना सकता है, एक D और दूसरा L। एक होता है डेक्सोरोटेटरी, एक होता है लीवोरोटेटरी। स्मॉल d से शो करो या पॉजिटिव से, स्मॉल d से शो करो, L से शो करो या नेगेटिव से, एक ही बात होती है। ये क्या होता है, इसको ऐसे शो करते हैं पॉजिटिव D मैलिक एसिड, इसको नेगेटिव L मैलिक एसिड ऐसे शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निशान तो स्मॉल d को डेक्सोरोटेटरी को शो करता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है वो डेक्सोरोटेटरी होता है, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है वो लीवोरोटेटरी होता है। तो डेक्सोरोटेटरी के लिए पॉजिटिव का साइन आता है, लीवोरोटेटरी के लिए नेगेटिव का साइन आता है। ये कैपिटल D है वो ये शो करता है कि इस ग्रुप के ऊपर वाला कार्बन H और OH इस तरीके से तो होता है D, और ये H इस साइड में और OH इस साइड में, तो इसको कैपिटल L से शो किया जाता है। तो इस तरीके से मैलिक एसिड के बनाने की विधियां कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ प्रकाशीय सक्रियता दर्शाता है
इसके बारे में चर्चा कर ली। आज एक बार यही क्लास समाप्त करते हैं। मैलिक एसिड को नेक्स्ट क्लास में समाप्त करेंगे। धन्यवाद।